हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लड़की, एक गिरफ्तारी और एक मौत एक ऐसा आंदोलन ईरान में खड़ा कर दिया है कि वहां का पूरा इस्लामिक सिस्टम धराशायी हो गया है। यूथ रोड पे है और पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। प्रधानमंत्री को कहीं भागने की जगह नहीं मिल रही है। दोस्तों, ईरान में आज जो कुछ भी हो रहा है, यदि उसकी हम जांच पड़ताल करें, आज की स्थिति क्यों है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में पहले जाने की जरूरत है। 1979 1979 तक ईरान में एक तानाशाही सरकार थी, जिसके तानाशाह थे शाह मोहम्मद पहलवी। और तानाशाही जो व्यवस्था थी, उसकी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज को मान्यता भी मिली थी। उस समय की जो जिंदगी थी, जो समाज था, वो काफी हद तक आधुनिक था। महिलाओं पर विशेष कोई रोक टोक नहीं था, हिजाब का कोई बाध्यता नहीं था और महिलाओं को समाज में उठना बैठना, नौकरी, शिक्षा, रोजगार, हर चीज की स्वतंत्रता थी। लेकिन चूंकि वहां पे तानाशाही थी, इस वजह से समाज में कुछ असमानताएं थी, जिसकी वजह से समाज में असंतोष व्यापक रूप से व्याप्त था। इसी के चलते फरवरी 1979 में वहां पर इस्लामिक क्रांति होती है, जिसके नेता थे रूहुल्लाह खुमैनी। इस विद्रोह के बाद वहां पे तख्ता पलट होता है और तानाशाही का पतन हो जाता है और ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का गठन होता है। नई सरकार आती है। इस सरकार में जो चीजें बदलाव में लाई गई, उसमें मेन चीज ये था कि अब धर्म को ही सर्वोच्च माना गया, शरीयत कानून लागू किया गया, यहां पर संविधान से ऊपर धर्म को माना गया और जनता से ऊपर धार्मिक नेता को माना गया। महिलाओं के ऊपर जितनी भी नैतिक चीजें थी, सबका जो ठीकरा था, सबको निभाने की जो जिम्मेदारी थी, वो महिलाओं के ऊपर थी। इसमें आग में घी डालने का काम 1983 में होता है, जब अनिवार्य हिजाब कानून लागू होता है। मात्र इस्लामिक स्टेट के गठन के मात्र 4 साल के बाद वहां पे एक कानून आता है, जो होता है अनिवार्य हिजाब कानून। इस कानून के तहत हिजाब न पहनना एक अपराध माना गया, बाल यदि दिख रहा है तो वो अपराध माना गया, टाइट कपड़े पहनना महिलाओं के द्वारा अपराध माना गया और इन सब की निगरानी की जिम्मेदारी वहां पर एक पुलिस है, गश्ते इरशाद, जिसको हम मोरलिटी पुलिस के नाम से जानते हैं। ये इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी थी मोरलिटी पुलिस की, गश्ते इरशाद की। पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान था, जेल का प्रावधान था और मारपीट का प्रावधान था, मतलब कि पुलिस ले जाकर के कस्टडी में मारपीट करती थी। दोस्तों, अब हम उस घटना की बात करते हैं जो आज की जो सिचुएशन है उसमें चिंगारी लगाने का काम किया। एक छोटी सी स्टोरी है। एक महिला है महसा अमीनी, जिसकी उम्र है 22 साल। वह तेहरान घूमने आती है। इस दौरान वहां की मोरलिटी पुलिस अमीनी को गिरफ्तार करती है, यह आरोप लगाते हुए कि इन्होंने हिजाब अच्छे से नहीं पहना है। पुलिस इनको कस्टडी में ले जाती है। कस्टडी में इनके साथ मारपीट किया जाता है। हालांकि ऐसा आरोप इनके परिवारजनों का है। पुलिस इसको कुछ और कहती है और कस्टडी के बाद कुछ देर बाद ये कोमा में चली जाती है, जहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस का कहना है कि यह मृत्यु बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन परिवारजनों का कहना यह था कि पुलिस के मारने की वजह से, प्रताड़ना करने की वजह से इस महिला की, इस लड़की की मृत्यु हुई। जैसे ही यह खबर बाहर आती है, पूरा यूथ सड़कों पे आ जाता है, विद्रोह करने लगता है, प्रदर्शन करने लगता है। महिलाएं बाहर आती हैं, गलियों में आती हैं, हिजाब उतार करके जला देती हैं, बालों को काट करके विरोध अपना प्रदर्शित करती हैं और देखते ही देखते यह पूरा आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है। और आज की स्थिति यह है कि यह लगभग 21 राज्यों में वहां पे ये आंदोलन चल रहा है। गांव के छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, इंटरनेट पर, डिजिटल, फेसबुक, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह इसका विद्रोह चल रहा है। दोस्तों, जब यह विद्रोह शुरू हुआ
तो महिलाएं इसमें आगे आई और विश्व भर की महिलाओं ने इसका समर्थन किया और पूरे विश्व में हैशटैग विमेन लाइफ फ्रीडम का एक ट्रेंड करने लगा। और अब जो इनकी मांग थी, महिलाओं की जो मांग थी, महिलाओं का जो नारा था वो था जन, जिंदगी और स्वतंत्रता। यह जो है पूरा विद्रोह इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये कि महिला, जीवन और स्वतंत्रता। देखते ही देखते यह माहौल जब बिगड़ने लगा तो वहां की सरकार ने दमनकारी प्रक्रिया अपनाना शुरू कर दिया इन विद्रोहों को दबाने के लिए। और जब दमनकारी प्रक्रिया शुरू हो गई तो यह आंदोलन और तूल पकड़ लिया और इस आंदोलन के साथ अब छात्र वहाँ के पुरुष, वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, वहाँ के जो पत्रकार हैं, सभी इस आंदोलन से जुड़ने लगे और यह आंदोलन और भी व्यापक होने लगा। अब यह आंदोलन केवल महिलाओं के अधिकार का नहीं रहा, अब यह आंदोलन केवल हिजाब के मुद्दे पे नहीं रहा, बल्कि अब यह विद्रोह पूरे सिस्टम के खिलाफ हो गया। और खास करके जो वहाँ का यूनिवर्सिटी थी, वह यूनिवर्सिटी इस विद्रोह का कारण बन गया। अब धीरे धीरे चूंकि जब इसमें और सारे लोग जुड़ने लगे तो इसमें अब जो अन्य मुद्दा था उस देश का, जैसे कि हर देश में हुआ, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, एक इमीडिएट कारण के पीछे जो पुराने मुद्दे थे अब वो भी सामने निकलने लगे। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि वास्तव में वहाँ का क्या सिचुएशन है, वास्तव में वहाँ पे जो यूथ सड़कों पर है, जो उनकी डिमांड है उसके पीछे का क्या कारण है, उनके असंतोष का क्या कारण है, उनकी फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है। सबसे पहले तो दोस्तों आर्थिक संकट एक कारण है, क्योंकि वहाँ पे आज महंगाई दर 40%, बेरोजगारी दर 25%, और सबसे अहम बात, आज वहां पे $1 की कीमत लगभग 14 लाख रियाल के बराबर हो गई है। इसमें भी और अगर हम बात करें तो वहां पे खाद्य पदार्थों पर लगभग 72% की वृद्धि हुई है महंगाई की, दवा पर लगभग 50% की वृद्धि हुई है। और 2026 में जो खेमेनेई सरकार ने बजट प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अब टैक्स को बढ़ा करके 62% कर दिया जाएगा। तो एक तो यह आर्थिक जो कारण है, आर्थिक मंदी, आर्थिक स्थिति जो ईरान की है, वह भी एक घी डालने का काम किया आग में। उसके अलावा जो राजनीतिक वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाया, दमनकारी प्रक्रिया अपनाया, उसकी वजह से विद्रोह और भड़कता चला गया। लोगों का यह कहना है कि यह जो सरकार का कड़ा नियंत्रण है, यह हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक है और व्यापक भ्रष्टाचार होने की वजह से जनता में सरकार का विश्वास खत्म हो गया। उसके अलावा महिला अधिकारों का हनन, जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि महिलाओं के ऊपर अनिवार्य हिजाब कानून लागू किया गया, महिलाओं को किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं है, कोई गाना भजन करने की अनुमति नहीं है, पार्टी करने की अनुमति नहीं है। कुल मिलाकर के महिलाओं के शरीर और जीवन पर राज्य का पूरी तरह से नियंत्रण है ईरान में। यह एक मेन वजह है इस विद्रोह के पीछे। उसके बाद जैसा कि हमने बात किया, सामाजिक स्वतंत्रता की कमी है, जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर असंतुष्टि, सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग ने आंदोलन की गति को और बढ़ा दिया। अगर हम बात करें कि आज की जो जनता है, आज का जो यूथ है, वो क्या डिमांड कर रहा है, वो चाहता क्या है, तो सबसे पहला जो उसका मांग है वो है सांस्कृतिक आज़ादी, खास करके महिलाओं के लिए। महिलाओं को बिना हिजाब के बाहर निकलने की अनुमति दिया जाए। हालांकि इस विद्रोह में महिलाएं ऑलरेडी हिजाब को फेंक करके आ गई हैं, बाहर गलियों में घूम रही हैं, हिजाब को सरेआम जला रही हैं, प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गई, वहां पे बाल काट के अपना विरोध प्रदर्शित किया और उसके साथ में हिजाब को जलाया, वहां पे जीन्स टी शर्ट मॉडर्न कपड़े पहन के घूम रही हैं। तो यह मांग है यूथ की कि उनको सांस्कृतिक आज़ादी हो, उनको खाने पीने की आज़ादी हो, उनको पहनने ओढ़ने की आज़ादी हो, उनको अपना बात रखने की आज़ादी हो और इस पर सरकार नियंत्रण ना करे। ठीक है। दूसरा इनका ये है कि इनको सामाजिक गतिविधियों में वह स्थान मिलना चाहिए जो अन्य देशों के यूथ के साथ है। अन्य देश के यूथ जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसी तरह से हम भी हकदार हैं, हमारे पास भी वह अधिकार होना चाहिए। साथ ही राजनीतिक सुधार की मांग है, क्योंकि
ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथी का सरकार है, वहाँ पे डेमोक्रेसी, चूँकि जैसा कि हमने पहले ही बताया, वहाँ पे संविधान से ऊपर धर्म है और जनता से ऊपर धार्मिक नेता हैं। तो वहाँ का जो यूथ है वह राजनीतिक परिवर्तन चाहता है, राजनीति में डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि आज की सिचुएशन में जो विस्तार है, ये विस्तार बहुत बढ़ गया है और ख़ास करके विद्रोह का विस्तार इस वजह से बढ़ा क्योंकि ऑनलाइन, सोशल मीडिया और डिजिटल जो तरीके हैं वह अपनाए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि आज क्या क्या स्थिति है वहाँ पे, तो यह आंदोलन बहुत ही व्यापक हो गया है। अब केवल बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में यह आंदोलन पहुंच चुका है। हर व्यक्ति इस आंदोलन में अपना योगदान दे रहा है, परंतु सरकार की क्या कार्रवाई है? सरकार लगातार गिरफ्तारी कर रहा है, हिंसा कर रहा है और कड़ी सजा का सहारा ले रहा है। एक ये आंकड़ा है, ये थोड़ा अभी बढ़ गया होगा। इस आंदोलन में अभी तक लगभग 1500 मौतें हो चुकी हैं और लगभग 20,000 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 100 से ज़्यादा शहर प्रभावित हैं। साथ ही 7 लोगों को फांसी की सजा भी दी जा चुकी है इस आंदोलन में। अगर हम बात करें कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार का जो रवैया है वो दोहरा रवैया है। एक तरफ तो वहाँ के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि जो विद्रोही हैं या जो यूथ है वहाँ की, उनकी जो वैध मांगे हैं उसको हम सुनेंगे, उसको हम समझेंगे और उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आर्थिक सुधार और मुद्रा संकटों से निपटने के लिए भी उन्होंने वादा किया है, परंतु दूसरी तरफ वह क्या कर रहे हैं? सुरक्षा बलों का सहारा ले रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, फांसी की सजा सुना रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही जिसके लिए सबसे ज़्यादा विरोध है, कड़े हिजाब कानून को लागू भी कर रहे हैं। तो सरकार का जो यह दोहरा रवैया है, इसकी वजह से विद्रोह वहाँ का रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले समय में भी विद्रोह इतने जल्दी रुकने का कुछ चांस भी दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम कुछ संभावित सॉल्यूशंस की बात करें तो एक तो संवाद की आवश्यकता है, जैसा कि हम जब बांग्लादेश और नेपाल का कवर कर रहे थे उस टाइम पे भी हमने बात किया था कि जब भी कोई विद्रोह होता है तो वहाँ पे जो विद्रोही हैं उनसे बात करने की आवश्यकता होती है, उनकी समस्याओं को सुनने की आवश्यकता होती है और उसको निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। साथ ही जब तक देश में आर्थिक सुधार नहीं होगा तब तक वहाँ पे राजनीतिक सुधार संभव नहीं है और जब तक आर्थिक और राजनीतिक सुधार नहीं होगा तब तक वो समाज में स्थिरता नहीं आएगी। तो दूसरा जो काम करना है वहाँ की सरकार को, आर्थिक और सामाजिक जो स्थिरता है, जो सुधार है, उसको लाने की ज़रूरत है। साथ ही जो आज की डिजिटल शक्ति है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से पूरे विश्व में #WomenLifeFreedom का जो एक ट्रेंड चल रहा है वो तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, साथ ही यह माना जा रहा है कि यह जो संघर्ष है ईरान का, यह दीर्घकालिक संघर्ष है क्योंकि पूरे सिस्टम को बदलना है, पूरी व्यवस्था को बदलना है, हर चीज़ में सुधार चाहिए। तो यह जो व्यवस्था, ये जो विद्रोह है, यह इतना आसान नहीं है और यह इतना छोटा नहीं है, यह दीर्घकालिक है और यह केवल आर्थिक राजनीतिक नहीं बल्कि यह एक सांस्कृतिक विद्रोह है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में ईरान में यह विद्रोह अभी चलेगा जब तक कि वहाँ की खेमेनेई सरकार कुछ पुख्ता कदम नहीं उठाती है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ईरान के सरकार को या ईरान में कौन सी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, उनको कौन सा कदम उठाना चाहिए, या फिर क्या ईरान एक तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख सकता है? आप अपना जवाब हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।